नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आज भारत के भौतिक विभाजन के बारे में, और उसमें हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे हिमालय पर्वतमाला के रूप में। तो देखिए, तो पहले थोड़ा सा बात करें भौतिक विभाजन क्या है, इनका निर्माण कैसे हुआ या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले ली जाए। देखिए, एक थ्योरी है जिसे वैगनर का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैगनर का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि शुरुआत में जब पृथ्वी का नया नया निर्माण हुआ था तो हमारे जो सारे महाद्वीप हैं ये सब आपस में जुड़े हुए थे और दक्षिणी गोलार्ध में थे। और इस बड़े जो महाद्वीप का नाम जो रखा गया था वो रखा गया था पेंजिया। क्या रखा गया था? पेंजिया। ठीक है। साथ ही साथ ये चारों तरफ जो बड़ा एक महासागर सा था, इसको नाम दिया गया पैंथालसा। क्या नाम दिया गया? पैंथालसा। धीरे धीरे पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण जो है ये बड़ा महाद्वीप दो टुकड़ों में टूटने लगा, और आगे चलकर ये महाद्वीप दो टुकड़ों में टूट गया। ऊपर वाले भाग को नाम दिया गया अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। इनके बीच में जो ये दरार आ गई ना, इनके बीच में भी पानी इकट्ठा हो गया और एक नया सागर बन गया, जिसको नाम दिया गया क्या? टैटिस सागर। बात समझ रहे? कालांतर में क्या हुआ, ये अंगारा लैंड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, उत्तर की तरफ, पीछे पीछे गोंडवाना लैंड भी आगे बढ़ा। ठीक है। तो देखिए, आज की तारीख के अंदर आपको जो पूरा यूरेशिया महाद्वीप दिखता है, कौन सा? यूरोप और एशिया महाद्वीप दिखता है। ठीक है। आपको यहाँ पर ग्रीनलैंड दिखता है, आपको यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दिखता है ना? ये सभी अंगारा लैंड के अवशेष हैं। अभी अंगारा लैंड बताया ना मैंने आपको, ये सभी उसके अवशेष। इसके पीछे पीछे क्या हुआ कि जो हमारा दूसरा था गोंडवाना लैंड, वो भी आगे बढ़ा। वर्तमान में जो आपको अफ्रीका दिखता है, दक्षिण अमेरिका दिखता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखता है, आपको यहाँ पर भारत दिखता है, ये सभी किसके? गोंडवाना लैंड के अवशेष। इसके गोंडवाना लैंड के अवशेष। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की जो भूमि है ये किस लैंड का अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात देखिए, अब अगर अपन भारत का एक नक्शा देखें नॉर्मल सा, तो आप देखेंगे कि अगर भारत के भौतिक भूभागों का अध्ययन करना है तो आप देखिएगा कि उत्तर के अंदर हमें एक महान लंबी पर्वतमाला मिलती है, जिसे आप क्या कहते हैं? हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। क्या कहते हैं आप? हिमालय पर्वतमाला। आप भारत के बिल्कुल मध्यवर्ती भाग में जाएंगे इस प्रदेश में, तो आपको एक बड़ा मैदानी प्रदेश मिलेगा। इसमें मैं राजस्थान का ये मरुस्थलीय प्रदेश भी शामिल कर रहा हूँ। ठीक है। ये हमारा क्या है? मध्यवर्ती मैदान है। ऐसे ऐसे मैदानी प्रदेश जो है आपको भारत के इन तटों पर भी मिलेंगे। ये भारत के जो तट है ना, यहाँ पर भी आपको नदियों के द्वारा बहाई गई जो मिट्टी लाई गई है। प्रायद्वीपीय भारत में कई सारी नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां भी तो मिट्टी बहाकर लाई ना, उनके द्वारा भी कुछ मैदानों का निर्माण हुआ। फिर देखिए, कई सारी पर्वतमालाएं जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, है ना? इधर जाओगे गारो, खासी, जैंतिया, इधर जाओगे अरावली। बात समझ रहे? कई सारी छोटी बड़ी पर्वतमालाएं। इन्हीं के बीच में कई सारे पठार है, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। यहाँ जाओगे तो छोटा नागपुर का पठार। बात समझ रहे हो? बीच में आओगे तो बड़ा एक तिकोने आकार का मिलेगा दक्कन का पठार, ये मालवा। बात समझ रहे हो? ये दक्कन, ये छोटा नागपुर, ये सब क्या पठार है? पठार समझते हो ना? ऐसा भूभाग जो जमीन से ऊपर उठा हुआ है पर ऊपर जाके फ्लैट है, वो पठार कहलाता है। यहाँ आओगे एक छोटा पठार और मिलेगा, जिसको अपन कहेंगे कर्नाटक का पठार।
बात समझ रहे हो? यहाँ जाओगे तो मेघालय या शिलोंग का पठार, कई सारे पठार और पर्वत आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। फिर आप भारत के पश्चिम और पूर्व की तरफ देखोगे तो आपको कुछ द्वीप मिलेंगे। जैसे आप यहाँ जाओगे तो यहाँ आपको एक द्वीपों का समूह मिलेगा जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस नाम से जानते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और इस तरफ आओगे तो आपको छोटे बड़े कुछ द्वीप यहाँ पर अपने के हाथ में मिलेंगे जिनको अपन क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप समूह। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब ये जो चित्र मैंने बनाया इससे आपको अगर समझ आ रहे हो भारत के भौतिक प्रदेश, पहला भौतिक प्रदेश महान हिमालय पर्वतमाला, आपको ये उत्तर में दिख रही होगी, ये महान हिमालय पर्वतमाला जो बिल्कुल उत्तर से शुरू होकर उत्तर पूर्व तक जा रही है ना। दूसरा जो मैंने आपसे कहा मध्यवर्ती मैदान, दूसरा मैंने आपसे क्या कहा? मध्यवर्ती मैदान, ये हमारा 1 नंबर, ये हमारा 2 नंबर। तीसरा मैंने आपसे कहा तटीय मैदान, तीसरा मैंने आपसे क्या कहा? तटीय मैदान, ये वाले 3 नंबर। चौथा मैंने आपसे कहा प्रायद्वीपीय भारत, क्या कहा मैंने आपसे? प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें कई सारे पठार और कई सारी पर्वतमालाएं शामिल है। बात समझ रहे? ये जो टोटल है हमारा ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। और 5वां भूभाग जो हम देखेंगे वो है भारतीय द्वीप समूह, जिसमें लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, खास करके ये जो एनटीपीसी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो आपको भारत के इन भौतिक भूभागों के बारे में आइडिया होना चाहिए, इनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए, इनमें से बहुत अच्छा सवाल बनता है। ठीक है, तो अपन एक एक पॉइंट की अभी अपन चर्चा करनी शुरू करते हैं डिटेल के अंदर। बट पहले आप ये बात दिमाग में बैठाएं, महान हिमालय पर्वतमाला, मध्यवर्ती मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और भारतीय द्वीप समूह, इनकी लोकेशन क्या है? अभी मैं सबकी डिटेल में बात करूंगा, उसकी चिंता मत करिए। दूसरा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को दिमाग में रखिएगा, टेथिस सागर को दिमाग में रखिएगा। अभी मैं इन नामों का इस्तेमाल करूंगा, नहीं समझ में आए तो वापस देख लो क्या चीज कही थी मैंने अभी। वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर जर्मन थे, इन्होंने ही ये वैगनर का सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत को महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो पूरी पृथ्वी है ना इनसे जो भी महाद्वीप है पहले आपस में सारे जुड़े हुए थे। उस जुड़े हुए महाद्वीप को इन्होंने क्या कहा? पेंजिया। चारों तरफ एक बड़ा महासागर था, उसको इन्होंने क्या कहा? पेंथलसा। कालांतर में ये 2 बड़े टुकड़ों में टूटने लगा, 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा बना अंगारा लैंड, दूसरे टुकड़े को इन्होंने क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। ठीक है, इनके बीच में जो एक बड़ी जल राशि बन गई, एक समुद्र बन गया, उसको इन्होंने क्या कहा? टेथिस सागर। और जब समय बीतता गया आगे चलकर ये जो अंगारा लैंड है ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ा, गोंडवाना लैंड भी इसके पीछे आगे बढ़ा, है ना। तो वर्तमान के अंदर आपको जो भी, जैसे ये यूरेशिया महाद्वीप है, ये ग्रीनलैंड है, उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, तो ये अफ्रीका है, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको जी ऊपर वाले हिस्से दिख रहे हैं, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, इन सब का निर्माण किससे हुआ? अंगारा लैंड से। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का निर्माण किससे हुआ? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, टेथिस सागर जो दोनों के बीच में था वो लगातार क्या हुआ, ये दोनों प्लेटें जब पास में आई सिकुड़ता गया और फाइनली समाप्त हो गया। टेथिस सागर के अवशेष आज भी आपको भारत में देखने को मिल सकते हैं। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो मैं आपको सीधे सीधे जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं चर्चा में बता दूंगा। बाकी मैंने आपको अगली चीज बताई भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक एक भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। पहला भौतिक प्रदेश में ले रहा हूं महान हिमालय पर्वतमाला। देखिए, आप अगर देखिए हिमालय का परिचय तो देखिए हिमालय क्या है। पहली बात, हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है, नवीन और वलित पर्वतमाला है जिसका निर्माण अंगारा यानी कि यूरेशियाई प्लेट, याद रखेंगे इसे, यूरेशियाई प्लेट तथा गोंडवाना यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन
प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर से हुआ, की टक्कर से हुआ। बात समझ रहे? अब ये प्लेट का क्या चक्कर है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। अपन जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं ना, तो सबसे बाहर यहाँ पे तो देखो अपन लोग रहते हैं, सबसे बाहरी भाग इसको बोलते हैं भूपर्पट्टी। क्या बोलते हैं? भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी लगभग 33 से 50 किलोमीटर के लगभग मोटी है। जब नीचे जाओगे तो एक और परत आएगी, इस परत को कहा जाता है मेंटल। क्या कहा जाता है? मेंटल। भूपर्पट्टी के नीचे मेंटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर के लगभग है। बात समझ रहे? यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे टुकड़े हैं भाई, मेंटल कोई एक परत नहीं है, टुकड़ों के रूप में है। मेंटल के ये टुकड़े जो है ना, 7 तो बड़े टुकड़े हैं और 15 छोटे टुकड़े, 7 बड़े हैं और 15 छोटे टुकड़े। इन्हीं टुकड़ों को क्या कहा जाता है? प्लेट्स कहा जाता है। इन्हीं टुकड़ों को क्या कहा जाता है? प्लेट्स कहा जाता है। मेंटल से भी आप नीचे जाओगे तो आपको कोर मिलेगी। एक कोर जो है वो तो कैसी है? द्रव अवस्था में है, जिसको आप मैग्मा बोलते हो। और जो सबसे अंदरूनी कोर है ये वाली, ये एकदम सॉलिड है, एक ठोस गेंद के रूप में। तो क्या है, आप ऐसा समझिए कि हमारे बिल्कुल आप पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो आपको कोई बिल्कुल सॉलिड या ठोस आधार नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मैग्मा, लिक्विड। और उसके ऊपर ये सारी मेंटल की परतें जो है ये तैर रही है, प्लेटें तैर रही हैं। इसी कारण से इन प्लेटों का मूवमेंट होता है, क्योंकि ये द्रव के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि वैगनर का सिद्धांत क्यों सही है। वैगनर ने कहा था ना कि इतने सारे ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, फिर टूट के अलग हो गए, फिर आगे बढ़ गए, वापस में इनकी टक्कर हुई। तो आज भी ये टक्कर इनके बीच में जारी है। आज भी जहां कहीं पर भी ये प्लेटों के किनारे आपस में मिलते हैं तो या तो वहां पर अभिसारी गति होती है, यानी एक दूसरे के पास में आना, टकराना, इससे भूकंप आते हैं, या फिर वो एक दूसरे से दूर जाने की गति करते हैं, अपसारी, यानी कि इनसे ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। या फिर ये प्लेटें जब एक दूसरे पे लगातार प्रेशर लगाती है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जिनसे क्या होता है, इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। तो जब यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर हुई तो उसी से किस पर्वत का निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत का निर्माण बहुत बाद के चरणों में हुआ है। जब भारत गोंडवाना से टूट के अलग हुआ, यूरेशियाई प्लेट की तरफ आगे बढ़ा, इस प्लेट को जोरदार टक्कर मारी, तब भारत की इस हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। इसलिए ये कैसी पर्वतमाला है? नवीन पर्वतमाला है। वलित का मतलब होता है मोड़दार, फोल्डेड। तो वो नवीन का मतलब क्या है? फोल्डेड। क्योंकि जब क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे पे इतना ज्यादा जोर लगाती है ना, तो इनमें वलन पड़ जाते हैं, फोल्ड पड़ जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये ऊपर चढ़ते जाते हैं। इसलिए कैसी पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद आप देखिए हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। तो हिमालय का विस्तार आप देखिए कहां से कहां तक है। देखिए हिमालय का जो विस्तार है ये उत्तर में आप देखें तो यहाँ पे आपको एक पर्वत मिलेगा, यहाँ पे आपको एक पर्वत मिलेगा लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। और इस तरफ एक पर्वत चोटी मिलेगी नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो उत्तर में लद्दाख से लेके उत्तर पूर्व में नामचा बरवा तक हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई है। 2 नदियां हैं, उनके बीच में भी अपन इसको लिख सकते हैं। देखिए एक तो है यहाँ पर एक नदी है सिंधु। कौन सी? सिंधु। इस तरीके से गुजरती है। और एक नदी है यहाँ पर इस तरह से आती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या? ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में किस पर्वतमाला का विस्तार है? हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है। अगर आप देखें तो औसत ऊंचाई हिमालय पर्वतमाला की लगभग 6000 मीटर के लगभग है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर के लगभग है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसके मुकाबले विश्व की और कोई पर्वतमाला नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर। याद रह जाएगा आपको। ठीक है। फिर देखो कुछ पॉइंट्स की बात करें, जो भी मैंने अभी आपको बताया, कहीं पे आप बैठ के नोट्स बना रहे हैं तो बना सकते हैं। क्या क्या नोट्स है भाई? ये पर्वत श्रेणियां सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। दुनिया की सबसे उबड़ खाबड़ पहाड़ी अवरोधों में से एक है। इन्हें युवा पहाड़ या नवीन पहाड़ जो मैं कह रहा था उनके रूप में भी जाना जाता है। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ चलता है। लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक हो जाती है। तो पहले बहुत चौड़ा है, जैसे जैसे आगे जाता है ना ये सिकुड़ता जाता है। ठीक है। पूर्वी भाग की तुलना में, ये पश्चिमी भाग होगा, पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में ऊंचाई में भिन्नताएं अधिक है।
इसकी अनुदैर्ध्य सीमा में 3 समांतर पर्वतमालाएं हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये क्या कहना चाहता है, आप हिमालय का आप अध्ययन करोगे ना तो अपन को 2 तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा, एक होगा भौगोलिक आधार पर और एक होगा उसका रीजनल क्लासिफिकेशन यानी कि प्रादेशिक आधार पर। देखो कैसे पढ़ना है इसको आप, देखो हिमालय का विभाजन अपन करेंगे भौतिक आधार पर, तो इसका मतलब तो है ऊंचाई के अनुसार। किसके अनुसार, ऊंचाई के अनुसार। और क्षेत्रीय विभाजन जो हम करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, नदियों के बीच में, नदियों के बीच में जो हिमालय की श्रृंखला पड़ती है उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखो भौतिक विभाजन में उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय, ये क्या है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर मैप बना के बताऊं, आगे डिजिटल मैप भी मैंने लिया है, वहां पे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हिमालय की जो है ना 3 पैरेलल श्रृंखला चलती है। सबसे ऊंचा भाग हिमालय का जो है, जो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है, इसको कहा जाता है उत्तर हिमालय। बात समझ रहे, उत्तर हिमालय के दक्षिण में एक और श्रृंखला आगे बढ़ती है जो आगे चलते चलते हिमालय के अंदर ही मिल जाती है, इसे कहा जाता है मध्य हिमालय। और एक और श्रृंखला जो इसके नीचे से चलती है जो आगे चलकर वो भी हिमालय में मिल जाती है, इसको कहा जाता है दक्षिण हिमालय। एक्चुअली अगर आपको लगता होगा हमने कैसे बोला उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिण हिमालय, वास्तव में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत श्रेणी है इस तरह से चल रही है उत्तर हिमालय, है ना, अब इसके बीच में एक और पर्वत श्रेणी आई आगे चल के, बकायदा इनके बीच में बहुत बड़ी खाई है। आप अगर ऊपर स्पेस से देखें तो दिखता है एक श्रेणी अलग है, दूसरी श्रेणी अलग है, इनके बीच में जो ये बड़ी बड़ी खाइयां हैं, दरारें हैं, उन्हीं की वजह से हम ये क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, औसत ऊंचाई भी इन सब की अलग अलग है। जैसे उत्तर हिमालय है, ये वाला उत्तर हिमालय, ये इस हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग है, लगभग 6500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। जबकि मध्य हिमालय जो है 3000 से 4500 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई अपन को मिलेगी, और शिवालिक जो है 800 से लेकर 1500 मीटर तक की औसत ऊंचाई आपको इनकी मिलेगी। बात समझ रहे, ये इसका क्लासिफिकेशन करने का तरीका है, और अभी भी इनकी कुछ विशेषताएं और भी हैं, हम उनको भी करेंगे, बट आप पहले ये समझिए कि भौतिक विभाजन कैसे किया गया। फिर दूसरी तरफ देखो जो क्षेत्रीय विभाजन किया गया है नदियों के बीच में, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो मैं यहाँ बना के बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या एक नदी है सिंधु, कौन सी, सिंधु। फिर नीचे एक नदी और आती है, ये है सतलुज। फिर एक नदी यहां से और आती है, इस नदी का नाम है काली। फिर एक नदी यहाँ पे आती है, उसका नाम है तीस्ता। और एक नदी यहाँ पे जो आती है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र कह दीजिए, या वहां की लोकल लैंग्वेज में इसका नाम है दिहांग नदी। क्या, दिहांग नदी। अब क्या है कि इन के बीच में जो हिमालय पड़ रहा है, ये इस 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसी को हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन कहा गया है। जैसे मैं लिखता हूं, पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलुज नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय। ऊपर देखिए, फिर सतलुज से नेपाल की एक नदी है काली, इनके बीच का जो हिमालय है उसे क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। फिर देखिए, काली से तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय क्या कहा जाता है, नेपाल हिमालय। और फिर देखिए, तीस्ता से दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों कह सकते हैं आप, उसके बीच का नाम हिमालय किस नाम से जाना जाता है, असम हिमालय के नाम से। तो ये क्या है, हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन है। बात समझ रहे आप। थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, इनमें और भी कुछ प्रश्न बनते हैं, थोड़ा उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले उत्तर हिमालय में अपन को क्या क्या याद रखना है। देखो पहली बात तो ये, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये उत्तर हिमालय कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। बात समझ रहे, कुछ इस तरीके से हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है ये। औसत ऊंचाई जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा लगभग 6500 मीटर के लगभग है। विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में स्थित है। विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में स्थित है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी बताता हूं मैं आपको। जैसे सबसे पहले आप देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो यहीं पर नेपाल देश में स्थित है। फिर देखिए, एक और ऊंची चोटी आपको मिलेगी यहां पर, इसका नाम है कंचनजंगा। क्या, कंचनजंगा, है ना।
ऐसे कैसे आपको नेपाल के अंदर ही मिलेगी अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मक्कालू। ठीक है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मक्कालू। फिर यहां पर आपको मिलेगी नंगा पर्वत उत्तराखंड में, नंदा देवी। इस तरफ आप जाओगे बिल्कुल इस टिप के ऊपर तो आपको मिलेगी नामचा बरवा। ये सारी पर्वत चोटियां जो कहाँ है, उत्तर हिमालय में स्थित है। मैंने जो जो भी चोटियां बोली मैं वो भी सारी लिख देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, नामचा बरवा। बात समझ रहे? फिर मैंने आपसे कहा मक्कालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। बात समझ रहे? अब देखिए मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, देखो ये जो सारी चोटियां है ना, सबसे ऊंची चोटियां, ये नेपाल देश में है। ये कौन से देश में है? नेपाल में। ये जो चोटियां मैंने लिखी ये आपके भारत देश में है। नामचा बरवा जो ऑलमोस्ट भारत चीन के बॉर्डर पे पड़ती है, पर किताबों में इसको चीन लिखा हुआ है, तो अपन भी चीन ले लेंगे। बात समझ रहे? ज्यादा से ज्यादा हाइट अगर आपको याद रखनी है तो देखो आप हाइट आप माउंट एवरेस्ट की याद रखो 8,848 मीटर, और एक कंचनजंगा की आप याद रखो 8,598 मीटर। बात समझ रहे? कई जगह 8,895 भी लिखा हुआ है, 8,897 भी लिखा हुआ है, उसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ये वाला ठीक है। ठीक है, तो ये इन दो की आप याद रखना। ठीक है, अब इसमें एक और फैक्ट बता देता हूं। अगर आपसे कोई पूछे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा कहां पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित। कोई आपसे पूछ ले भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देखो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। पहला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। दूसरा सवाल है भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। देखो दोनों के आंसर अलग अलग है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसका आंसर तो केटू है, केटू गॉडविन ऑस्टिन। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका आंसर कंचनजंगा। बात समझ रहे? मतलब क्या है, केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो चोटी का आपने नाम सुना है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। काराकोरम टेक्निकली हिमालय का भाग नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का भाग है, उसकी भी मैं अभी बात करूंगा। तो ये दो अच्छे क्वेश्चन है, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, अच्छे सवाल है दोनों। ठीक है, उत्तर हिमालय में और क्या करना है आपको? उत्तर हिमालय में देखिए कुछ हिमनद स्थित है। हिमनद आप समझते हैं, हिमनद या ग्लेशियर, हिमनद या ग्लेशियर। ठीक है, यहां पर आपको बर्फ के जमे हुए पहाड़ मिलेंगे, उन्हें हिमनद कहते हैं। सियाचिन, बालटाल, हिस्पार, बोफारो, गंगोत्री, यमुनोत्री, आगे जाओगे बोखरचू, ये सारे हिमनद जो आपको हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे। कई सैकड़ों किलोमीटर लंबे और कई मीटर मोटे बर्फ के पहाड़ जमे हुए। इन पहाड़ों से ही पिघल पिघल कर पानी जो है वर्ष भर बहने वाली नदियों में आता है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना, बोखरचू से सिंधु नदी निकलती है। इस प्रकार कई सारी नदियों का उद्गम जो है इन ग्लेशियर से होता है, तो वो भी आपको यहीं पर मिलेंगे। तो ये हमने क्या किया, ये हमने पढ़ा किसको? उत्तर हिमालय को। अब देखो बात करते हैं अपन मध्य हिमालय की। किसकी? मध्य हिमालय की। तो देखो मध्य हिमालय में थोड़ा अगर इसी चित्र में बना दूं तो थोड़ा अपने लिए आसानी रहेगी, बाकी कुछ छोरी वगैरह है तो मैं वहां पे आगे लिख दूंगा। देखो मध्य हिमालय जो है इसी के नीचे चलने वाली एक और श्रृंखला है, कुछ इस तरीके से मध्य हिमालय ऐसे चलता है। ये कौन सा है? मध्य हिमालय। ठीक है, अब देखो इस मध्य हिमालय में क्या है, इस मध्य हिमालय का ये जो ऊपर वाला भाग है ना, यहां पर जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है पीर पंजाल।
इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? पीर पंजाल। और इसके नीचे की तरफ जो ये पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर ये इसका नाम है धौलाधर। तो मध्य हिमालय में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज जो याद रखनी है कि मध्य हिमालय जो है, मध्य हिमालय वो दो पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। एक तो है पीर पंजाल और दूसरा क्या है? धौलाधर। बस इतना ही याद रखें। हालांकि मैं आपको और भी बहुत कुछ करवा सकता हूँ, बट आप जिस लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं उसको यहीं पे छोड़ दीजिए। मध्य हिमालय में दो पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल आपने वैष्णो देवी का नाम सुना होगा, वहां पर है। धौलाधर ये केदारनाथ, बद्रीनाथ जो भी है ये सब धौलाधर में है। तो मध्य हिमालय के अंदर जो है ना, कई सारे घूमने के स्थान और धार्मिक महत्व के स्थान है। जैसे घूमने में देखो तो कुल्लू मनाली, नैनीताल, शिमला, मसूरी, डलहौजी, मैक्लोडगंज, ये सभी आपको मध्य हिमालय में मिलेंगे। ऐसे कैसे हमारे कुछ तीर्थ स्थान जैसे मनसा देवी, ऋषिकेश है ना, सहस्त्रधारा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, ये सभी आपको इस मध्य हिमालय के अंदर मिलेंगे। दोनों चीजें फेमस है। अब यहाँ पे कुछ शब्द है, मैं चाहता हूं आप ये 3 शब्द याद कर लें। देखो पहला शब्द है मध्य हिमालय के अंदर जो अपन को पढ़ना है वो है करेवा। क्या? करेवा। दूसरा शब्द जो आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे दून या द्वार। बात समझ रहे? पहला क्या? करेवा, दूसरा दून या द्वार। ठीक है, फिलहाल 2 करो, फिर अभी एक और बताता हूं। करेवा क्या है? देखो करेवा जो है कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली विशेष मिट्टी है, पाई जाने वाली विशेष मिट्टी है जिसमें केसर की खेती होती है। करेवा क्या है? कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली विशेष मिट्टी है जिसमें क्या होती है? केसर की खेती होती है। तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध मिट्टी कौन सी है? करेवा। याद रह जाएगा। दून या द्वार, मध्य हिमालय में कंकड़ पत्थरों से भरी हुई या अटी हुई घाटियां क्या कहलाती है स्थानीय भाषा में? दून या द्वार कहलाती है। देहरादून, हरिद्वार, है ना। ये क्या है? आप जाओगे कभी यहाँ पे तो पत्थर की जो पर्वतों की ढलान है ना, उस पर छोटे बड़े पत्थर और बकेरा यूं घाटी में बिखरे हुए। इन पत्थरों से अटी हुई घाटियों को अपन क्या कहते हैं? दून या द्वार। और एक और आप याद रखोगे, मर्ग। क्या याद रखोगे? मर्ग। आप श्रीनगर से कारगिल अगर जाएं, श्रीनगर से कारगिल के रास्ते में ऐसी स्टीप ढलाने आती है, मतलब एकदम पर्वत की ऐसी ढलाने आती है जो गर्मियों के अंदर तो जब बर्फ पिघलती है तो एकदम हरी चादर उन पे बिछ जाती है, हरी भरी घाटियां, और जब सर्दियां आती है तो एकदम उन पे बर्फ जम जाती है। बात समझ रहे? तो आप ये कहेंगे कि श्रीनगर से आपको मर्ग क्या होते हैं, कभी आपसे पूछ ले तो सामान्य भाषा में कहे तो मर्ग क्या है? मर्ग हरी भरी घाटियां हैं जिनमें सर्दियों में बर्फ बिछ जाती है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, ये सब मर्ग के उदाहरण है। गुलमर्ग कह सकते हो आप, सोनमर्ग कह सकते हो। एग्जैक्ट इनकी लोकेशन क्या है? जब आप श्रीनगर से कहाँ जाओगे? कारगिल जाओगे, उस बीच में आपको ये घाटियां मिलेंगी। तो ये दोस्तों क्या है? मध्य हिमालय। और लास्ट में एक मैं चित्र बस यही बना रहा हूँ, बाकी आपको मैं आगे बताऊंगा, काफी कंजस्टेड हो गया है। ठीक है, लास्ट जो है आप देखिए तो इसी मध्य हिमालय के नीचे एक और पर्वत श्रेणी चलती है जिसको अपन बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। ये भी आगे जाके ऐसे मिल जाती है। देखिए शिवालिक जो है वास्तव में कोई पर्वत श्रेणी नहीं है। वास्तव में जब ये उत्तर, मध्य और दक्षिण हिमालय का जब निर्माण हुआ था, उससे जो बड़े छोटे पत्थर नीचे आकर गिरे, उनसे जो एक पूरा एक दीवार जैसी संरचना बन गई, उसी को आज हम शिवालिक कहते हैं। ठीक है, बहुत ही कमजोर है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, कमजोर और भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। इसे दक्षिण हिमालय भी कहते हैं। साथ ही साथ आप अब शिवालिक से और नीचे उतरेंगे ना, तो यहाँ पे फिर अपने जो है मैदानी भाग शुरू हो जाते हैं।
तो वास्तव में क्या है, शिवालिक जो है ये हिमालय और भारत के मध्यवर्ती मैदानों के बीच में एक सीमा का भी काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा। हालांकि आप घबराए नहीं, ये सारी चीजों के लिए मैंने आगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यही बता देता हूँ, ट्रांस हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय, तो थोड़ा सा देखिएगा, ये भी अपन थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो क्या अभी मैंने आपको बताया ना, हिमालय, ये हिमालय कुछ इस तरीके से अभी अपन ने डिस्कस किया, ये पूंछ की तरह पीछे चला जाता है, ये पूरा हिमालय, उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिण हिमालय, सब कुछ इसी में था। अब क्या है, इस हिमालय से अपन और ऊपर जाते हैं ना, तो भी अपन को कुछ पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। जैसे यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी स्थित है इस तरीके से, ये इस पर्वत श्रेणी का नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। ठीक है, ऐसे कैसे, काराकोरम के ही पीछे एक और श्रेणी चलती है यहाँ पे, उस श्रेणी का नाम है लद्दाख। उस श्रेणी का नाम क्या है? लद्दाख। लद्दाख के ही नीचे एक पर्वत श्रेणी और है जिसका नाम है जास्कर, और एक पर्वत श्रेणी जो पूर्णतः तिब्बत में पड़ती है उसका नाम है कैलाश। उसका नाम क्या है? कैलाश। तो देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, बात समझ रहे हैं? इन चारों को संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। देखो, ट्रांस हिमालय का निर्माण अलग काल में हुआ है, और ये नीचे जो हिमालय पर्वतमाला है इसका निर्माण अलग काल में हुआ, दोनों अलग है। तो कभी आपसे पूछ ले कि ट्रांस हिमालय क्या है, कि हिमालय के उत्तर में स्थित काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश जो है, इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है, ये वाली, इसे मध्य एशिया की रीढ़ कहते हैं। मध्य एशिया की रीढ़ कहते हैं, बात समझ रहे? इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही आपको मिलेगी यहां पर एक चोटी, यहां पर आपको मिलेगी एक चोटी जिसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन, बात समझ रहे? ये K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ऐसे कैसे, जैसे लद्दाख है ना, इस पर भी एक चोटी है राकापुशी। लद्दाख में स्थित चोटी कौन सी है? राकापुशी। इसका फैक्ट क्या है? इसका फैक्ट क्या है? ये विश्व की तीव्रतम ढलान वाली चोटी है। विश्व की तीव्रतम ढलान वाली चोटी कौन सी है? राकापुशी। मतलब एकदम स्टीप है, एकदम ऐसे खड़ी चट्टान है, ये एकदम खड़ी चट्टान। ये होता है ना जैसे पड़ा हो, एकदम खड़ी चट्टान है, बात समझ रहे? ओके, एक फैक्ट और याद रखेंगे, सिंधु नदी का आपने नाम सुना होगा। सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है ये लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है। सिंधु नदी किसके बीच में से होकर बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच में से। ध्यान रखना, सिंधु नदी किसके बीच में से बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच में से बहती है। बाकी कैलाश तो आप समझ ही गए। इसके बाद देखो, ये उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय आप समझते हो, बिल्कुल यहाँ पर है। ये जो है ना, यहाँ पे हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये राज्य स्थित है। यहीं पर जो ये पूरा प्रदेश है ना, इसी को अपन बोलते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय। यहाँ पर क्या है? कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, नागा, मिश्मी, मिजो, और यहाँ है पटकई। कौन कौन से मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं। इन चार पर्वतों के नाम लिख रहा हूं मैं, नागा, पटकई, मिश्मी और मिजो। इन चार पर्वतों को मिला के अपन किस नाम से जानते हैं? इन चार पर्वतों को मिला के हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय। ये यहाँ पर स्थित। नाम याद रखना है बेटा, और कुछ नहीं करना, ठीक है? सिर्फ नाम, आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है? ज्यादा मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। तो देखो, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उसके नोट्स जो है वो आपके सामने है, तो फटाफट तैयार कर लो आप। जैसे ये एक अच्छा चित्र है जो मैं आपको चीजें बता रहा था,
जैसे मैंने आपसे कहा कि ये उत्तर हिमालय पूरा इस तरीके से चलता है, ये इसके ऊपर ये लद्दाख, ये यहाँ पर जास्कर, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये वाला हिमालय है ना। फिर इसके ऊपर मैंने आपसे बताई थी काराकोरम, ये काराकोरम है ना, और यहाँ पर जाकर है ये कैलाश। ठीक है, ये पर्वत श्रेणियां हैं। इसके अलावा आप देखो तो ये पीर पंजाल, ये धौलाधर और ये शिवालिक, मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय जो है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, वो चित्र जो मैंने बनाया वो थोड़ा ज़्यादा ठीक है, उसमें लाइनें ठीक है तो ज़्यादा अच्छे से आ जाता है। उत्तर पूर्वी हिमालय का ये एक मैप है, उत्तर पूर्वी हिमालय का, ये अपना उत्तर पूर्वी भारत है। कुछ इस तरीके से आप देखो तो भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है ना, वो है। अब थोड़ा शायद आपको ठीक दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर आप देखो तो ये पर्वत की बात मैं कर रहा था, ये मीजो, ये नागा, ये पटकई, बात समझ रहे। इसी के बीच में मिश्मी पहाड़ियां हैं, चाहो तो देख सकते हो। तो ये है उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक, चलो अब देखो कुछ जो नोट्स वगैरह की है या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लीजिए आप। हिमाद्री यानी कि उत्तर हिमालय सबसे उत्तरी सीमा है, इसे हिमाद्री की भी नाम से भी जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटियां हैं, औसत ऊंचाई 6000 मीटर, मुख्य भाग ग्रेनाइट का बना है, प्रसिद्ध ग्लेशियर सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, चोटियां वगैरह जो है वो मैंने पीछे लिख दी थी, है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। फिर हिमाचल यानी कि वो मध्य हिमालय, बीच वाला भाग, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। चोटियों की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के लगभग है। मुख्य रूप से अत्यधिक संकुचित और परिवर्तित चट्टानों के बीच में बना है। महत्वपूर्ण श्रृंखला पीर पंजाल सबसे लंबी है। इसके अलावा धौलाधर और महाभारत पर्वत श्रेणियां भी स्थित है। कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू जैसी यहाँ पर घाटियां मौजूद है। हिल स्टेशन कुल्लू, मनाली, कुफरी, शिमला, मसूरी, नैनीताल आदि यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा वो करेवा, दून और द्वार और मर्ग, वो भी मैंने आपको बताया, वो भी देख लेना। नेक्स्ट, शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। प्राचीन काल में माणक पर्वत भी इसे कहते थे, है ना। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 है। 800 से 1500 बिल्कुल ठीक है, वो मैंने गलत नहीं बताया, अलग अलग बुक में ये वेरी होता रहता है। ठीक है, चौड़ाई 10 से 50 है। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद हैं उनसे इसका निर्माण हुआ है ना। हिमाचल और शिवालिक के बीच में अनुदैर्ध्य घाटियां जो है, मतलब निचली घाटियां जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दूंद कहा जाता है। विशिष्ट नदी घाटियों के विपरीत दूनों की एक संरचनात्मक उत्पत्ति होती है। यह हिमालय और शिवालिक क्षेत्र से उत्पन्न कटाव और बोल्डर से आच्छादित है। तो बड़ी बात नहीं है, ये वही बात कर रहा है, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर जो है इन घाटियों में नीचे आकर एक दीवार जैसी संरचना बना देते हैं। बोल्डर होता है ना, बोल्डर, बोल्डर का मतलब एक तरह से दीवार होता है ना। बजरी आप समझते हो, मिट्टी। क्षेत्रीय विभाजन मैंने आपको बता दिया था, नदियों के बीच में उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, जैसे आगे एक चित्र होगा, चित्र ले लेते हैं अपन, ये वाला। जैसे पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक था, सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच में कौन सा हिमालय, पंजाब। तो सतलुज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो आप देखो ये आपका इनके बीच में है पंजाब हिमालय, ये कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और ये वाला आसाम हिमालय। बात समझ रहे हैं। बस आपको इसी नदियों के नाम याद रखने, ये मैंने आपको पीछे बता दिया था, चित्र में और अच्छे से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस यही पॉइंट है इसमें। अब देखो हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। देखो दर्रा क्या होता है, सबसे पहले तो ये दर्रा होता क्या है, दर्रा या पास। देखो पर्वतों के बीच में कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जिनका प्रयोग मनुष्य और मवेशी जो है पर्वत के पार जाने के लिए करते हैं। जैसे यार कोई पर्वत है अपने पास, अब उसके पार जाना है, तो ऐसे थोड़ी पूरी चोटी पे चढ़ेंगे फिर नीचे उतरेंगे, नहीं। इन्हीं पर्वतों के बीच में कुछ ऐसे रास्ते होंगे जिनको अपन, टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे, अपन पार करके आगे निकल सकते हैं। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, दर्रे कहते हैं। कई बार पूछे जाते हैं, है ना। तो अपन महत्वपूर्ण दर्रे जो है ना राज्यों के हिसाब से याद रखेंगे। कैसे, राज्यों के हिसाब से। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, भारत का चित्र मैंने लिया है, तो आप देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जो हैं, जैसे यहाँ पर है जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। देखो जम्मू और कश्मीर के बीच में दो बड़े प्रमुख दर्रे हैं,
जम्मू और कश्मीर। एक मिनट, हाँ थोड़ा और इसको बड़ा कर लेता हूं मैं। ये देख, ठीक है, अब थोड़ा ठीक दिख रहा हो आपको। देखो यहाँ पर है जम्मू, यहाँ पर है कश्मीर। जम्मू से कश्मीर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बनिहाल दर्रे का, दूसरा रास्ता है पीर पंजाल दर्रे। कौन सा? पीर पंजाल दर्रे। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आता है कारगिल। क्या आता है? कारगिल। कश्मीर से कारगिल जाने का जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है फातुल्ला। क्या? फातुल्ला। कारगिल से और ऊपर जाते हैं तो आता है लेह। कारगिल ये लेह जाने, फातुल्ला से लेह जाने का जो है दर्रा जो है इसका नाम है जोजिला। कौन सा? जोजिला। ऐसे कैसे ऊपर ऊपर जाते जाते आ जाता है नुब्रा घाटी। क्या आ जाता है? नुब्रा घाटी। तो लेह से नुब्रा घाटी जाने का जो दर्रा है उसका नाम है खारदुंगला। क्या है? खारदुंगला। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में यहाँ पर एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है काराकोरम। क्या है? काराकोरम। बात समझ रहे हो? तो ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, पीर पंजाल, बनियाल, फातुला, नुब्रा घाटी, मतलब फातुला, खारदुंगला, जोजिला, ये सब। उत्तराखंड में आप जाओगे, उत्तराखंड यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपको दर्रे मिलेंगे माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख। ऐसे कैसे लेह जाने के लिए एक दर्रा जो है सीधा हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कुल्लू, कुल्लू मनाली, वहां से एक दर्रा आता है रोहतांग। कौन सा दर्रा आता है? रोहतांग। बात समझ रहे? ऐसे कैसे यहाँ पर एक दर्रा हिमाचल प्रदेश में है जो तिब्बत कैलाश मानसरोवर जाता है, उसका नाम है शिपकिला। कौन सा? शिपकिला। तो कहने का मतलब है दोस्तों, कई सारे दर्रे इस पूरे रीजन में स्थित हैं। आपके लिए ये चित्र वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने एक बात आसान कर दी है। आप तो सीधा क्या करो, आप सीधा जो है एक मैंने लिस्ट बनाई है, आप वो दर्रा और उसका नाम उसका जो स्टेट है, राज्य है, आप उसको याद कर लो। ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ये तो क्या है कि मैंने बड़े जो एग्जाम है, कोई बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उनको ज्यादा डिटेलिंग में, क्योंकि अगर आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं तो लिखने में अच्छा लगता है, उनके लिए मैंने बनाया था। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सीधा ये करिए। क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं सर? बनिहाल, कहां से कहां? जम्मू से श्रीनगर जाते। पीर पंजाल, जम्मू से श्रीनगर। जोजिला, श्रीनगर से लेह। फातुल्ला, श्रीनगर से कारगिल। खारदुंगला, लेह से नुब्रा घाट। काराकोरम, लेह से यारकंद। बुर्जिल, श्रीनगर से गिलगित। और चांगला, लद्दाख से तिब्बत। दर्रे और भी हैं पर आप इन्हीं को याद रखें। एक और याद रखें, यहाँ पर ये जो बनिहाल दर्रा है, यहाँ पर एक सड़क सुरंग है। यहाँ पर एक सड़क सुरंग है। उस सड़क सुरंग का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सुरंग समझते हैं ना आप? सुरंग क्या होती है? सुरंग मतलब पहाड़ों के बीच में से खुदी हुई है। बिल्कुल, आप ऐसे पहाड़ है ना, इसके बीच में से एकदम ऐसे सड़क, मतलब सुरंग खोद दी है, मतलब आप एक तरफ से अब दूसरी तरफ आराम से निकल सकते हैं, तो ये होती है सुरंग। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग याद रखना। ये कहाँ पर है? बनिहाल दर्रे में, जम्मू से श्रीनगर जाते हैं। तो अब देखो, हिमाचल प्रदेश में जाओ तो बारालाचला एक दर्रा है, लाहौल से लेह लद्दाख तक जाता है। एक घाटी है लाहौल स्पीति, वहां से जाता है। रोहतांग दर्रा देखो, कुल्लू से लाहौल स्पीति तक जाता है। शिपकिला दर्रा है जो भारत से तिब्बत को जोड़ता है। सतलुज नदी जो है वो शिपकिला दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी कहाँ से? शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख। आपने कभी कैलाश मानसरोवर यात्रा का नाम सुना होगा? कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो इसी लिपुलेख दर्रे से जाती है। बात समझ रहे? हर साल रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, फिर आपके जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो कौन से दर्रे से? लिपुलेख दर्रे से। इसके अलावा कुछ और दर्रे आप देखो तो सिक्किम के अंदर है नाथुला और जेलपला। नाथुला जो है ये भारत और चीन के मध्य सर्वाधिक व्यापार जो होता है सड़क के रास्ते,
भारत और चीन के मध्य सर्वाधिक व्यापार नाथुला दर्रे के रास्ते से होता है। फिर क्या है देखो, जेलपला भारत और चीन को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश बुमला भारत और चीन को जोड़ता है। बोमडिल्ला भारत और चीन को जोड़ता है। पांगसान भारत और चीन को जोड़ता है। इसमें नाम इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे होता है कि बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित, सीधा आंसर आना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित। लास्ट दर्रा जो अपन देखेंगे मणिपुर, ये एक बड़ा यार इंपॉर्टेंट दर्रा है। ये क्या है एक्चुअली, अगर आप भारत का ये नक्शा देखोगे ना तो यहाँ पर आपका ये मणिपुर राज्य स्थित है। अब मणिपुर में क्या है, एक तरफ तो ये म्यांमार की सीमा लग रही है और एक तरफ जो है ये चीन देश है। इनके बीच में ये दर्रा यहाँ पर स्थित है जो कि तीनों देशों का ट्राई जंक्शन है। यहाँ पे भारत, म्यांमार और चीन तीनों देशों की सीमाएं टकराती हैं, इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखना, दिफू जो है भारत, चीन और म्यांमार का ट्राई जंक्शन है और ये दर्रा आपको कहाँ मिलेगा, ये दर्रा आपको मणिपुर में मिलेगा। ठीक है दोस्तों ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था हिमालय पर्वतमाला के बारे में। बात समझ रहे, एक एक डिटेलिंग मैंने आपको कराई है। और एक और बातें बताने के लिए बहुत है, बट मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को उठाया जो आपके एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है। बात समझ रहे, डीप में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जितनी जरूरत है उतना ही काम करें तो हमारा समय बचता है। बात समझ रहे, और हम दूसरे काम भी आसानी से कर सकते हैं, दूसरी चीजें भी पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई भी आपका कमेंट है, सवाल जवाब है, तो आप आराम से नीचे लिखो मुझे कमेंट के अंदर, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों ये लेक्चर अभी इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।